आज हमें स्पेशल डिस्कशन करनी है वर्क और एनर्जी के बारे में। थोड़ा सा इसमें समझने की बात यह है कि जब हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं तो डिस्प्लेस करती है, और हम कहते हैं कि अगर वो उसने डिस्प्लेस किया इट इज ए वर्क डन। लेकिन शर्त यह है कि जब वो डिस्प्लेस करे तो वो वन डायमेंशनल हम हमेशा बात करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट ए पर था, उसको हमने एक एफर्ट लगाया, एक फोर्स लगाई तो वो डिस्प्लेस होकर बी पर आ गया। और ऐसे केस में हम केवल और केवल फोर्स का वही कंपोनेंट लेते हैं जिसका डिस्प्लेसमेंट और फोर्स सेम डायरेक्शन में हो। इन केस कि अगर मानो कि एक ऑब्जेक्ट को ए से बी पर लेकर आना हो और हमने फोर्स ऐसे लगाया, तो हमें उस ऑब्जेक्ट को ए से बी पर लाने के लिए अगर बी पर मानो आ भी गया कि ये बी पर आ गया, तो हम फोर्स का वही कंपोनेंट लेंगे जो सेम लाइन में होगा, वन डायमेंशन में। और वन डायमेंशन में कंपोनेंट कौन सा बनेगा, तो इसके हम ना कंपोनेंट बना देते हैं ये। और यहां पर अगर ये एंगल बनता है, या तो इधर देखते हैं ये अगर एंगल थीटा बनता है, सो इट इज एफ कॉस थीटा। तो फोर्स का एफ कॉस थीटा वाला कंपोनेंट हम इसको उठाएंगे और वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए यूज करेंगे। एंड इट इज डिस्प्लेसमेंट। तो ये हमारे पास एक छोटी सी प्रिंसिपल जिसको हमें पहले भी पढ़ लिया। अभी ना हमें एक बात और सोचना है कि अगर एक पार्टिकल को हम ए से बी पर लेकर आते हैं, अब हमें एक बात और पता है कि अगर हम कंजर्वेटिव फोर्स में, कंजर्वेटिव फील्ड में किसी ऑब्जेक्ट को ए से बी पर लाएं तो वो पाथ से इंडिपेंडेंट होता है। जितना मर्जी पाथ बना लो वो उससे इंडिपेंडेंट रहेगा। देखो कैसे रहेगा इंडिपेंडेंट, इस बात को हम डेरिवेशन करके कंपोनेंट के थ्रू भी समझ सकते हैं। लेकिन हमें एक बात पता है, और अभी ये समझने के लिए कि वो पाथ से इंडिपेंडेंट है, ये कैसे समझेंगे। तो देखो, अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को कहीं से भी घुमा के ले जाऊं, या तो हम ऐसा माने कि मैंने ऑब्जेक्ट को पहले यहां ले गया, ठीक है, तो पाथ हमें लंबा दिखता है, फिर मैं यहां से यहां पर ले गया, उसके बाद में यहां से यहां पर ले आया, उसके बाद यहां से यहां पर, तो ये पाथ लंबा हो गया। लेकिन अब मैं आपको बताऊं कि अगर ऑब्जेक्ट को ऐसे ले जाते तो भी हमें उतना ही वर्क करना पड़ता जितना इस पाथ के लिए किया है। मतलब क्या कि ऐसा फोर्स, कौन सी फोर्स, जो ऐसा हमसे काम कराती है, जिसके अगेंस्ट हम ये काम कर रहे हैं, कि फोर्स किसी ना किसी के अगेंस्ट लगती है। तो यहां पर ए से बी पर ले जाने के लिए हम ग्रेविटी के अगेंस्ट एक फोर्स लगाते हैं, ग्रेविटी के अगेंस्ट। और ग्रेविटी के अगेंस्ट ऐसी फोर्स लगना, देखो ग्रेविटी क्या क्रिएट करती है अपने चारों तरफ, ग्रेविटी क्रिएट करती है अपने चारों तरफ एक फील्ड। तो ज्यादातर फील्ड फोर्स में, लाइक इलेक्ट्रिकल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ऐसी फोर्स को हम कहते हैं कंजर्वेटिव, क्योंकि इसी फोर्स के इंपैक्ट में हमें ऑब्जेक्ट को पाथ से इंडिपेंडेंट माना जाता है। अभी देखेंगे कैसे। अभी हमने इसको लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि जब इसको ए से बी पर ले जाओ तो पाथ से इंडिपेंडेंट है। क्यों है इंडिपेंडेंट, तो सुनो। जब हम फील्ड की बात करें तो मानो कि ये फील्ड है, ये फील्ड, तो फील्ड की इंटेंसिटी में एक खास बात है कि वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन में सेम रहती है। अगर मैं यहां से एक लाइन कट करता हूं, अगर ये मैंने एक लाइन कट कर दिया, तो आप पूछ सकते हो कि यहां पर फील्ड की कितनी स्ट्रेंथ, फील्ड की स्ट्रेंथ का मतलब फोर्स। यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी, मैंने कहा F1, यहां पर कितनी, मैंने कहा F2, यहां कितनी, मैंने कहा F3, इस तरह से कंटिन्यू। लेकिन जो F1, F2, F3 होती हैं एक लाइन में, ये सेम होती हैं। ये फोर्स F1 F2 के बराबर, F2 F3 के बराबर, मतलब कि तीनों के तीनों एक लाइन में सेम होती है। अब ये सोचो कि अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को यहां की बात करता हूं, उसको मैं यहां से यहां लेकर आया, यहां पर, तो मुझे एक बात समझ के बताओ, क्या मैंने ग्रेविटी के अगेंस्ट काम किया? वो तो तब करूंगा जब मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा। और हमें पता है कि यहां पर अगर फोर्स सेम है तो मुझे कोई एफर्ट नहीं लगाना यहां से यहां लाने के लिए। एफर्ट मैं तभी लगाता हूं जब मुझे कोई फोर्स ज्यादातर अपोज करती है। जैसे यहां पर ले जाने के लिए अगर मुझे एक फोर्स यहां कम है, यहां फोर्स ज्यादा, इस ज्यादा फोर्स के अगेंस्ट मुझे अपनी फोर्स ज्यादा बढ़ानी पड़ती, और यहां पर फोर्स सेम है तो मुझे बढ़ाने की नीड नहीं है। इसीलिए यहां पर फोर्स सेम, चाहे यहां से यहां ले जाओ, कोई भी वर्क डन ग्रेविटी के अगेंस्ट नहीं कर रहे हम। ग्रेविटी के अगेंस्ट तभी वर्क है जब उसको हम यहां से बदलेंगे।
इस लाइन से ऊपर जंप करेंगे। तो जब हम एक लाइन से ऊपर जंप करेंगे यहां पर, यहां पर, यहां पर, तो वो वर्क डन ग्रेविटी के अगेंस्ट है। तो फील्ड फोर्स में यही खास बात होती है कि एक लाइन में फील्ड सेम होती है, तो यहां से यहां लाओ, यहां से यहां लाओ, कोई हमें वर्क डन एक्स्ट्रा फील्ड के अगेंस्ट नहीं करना होता। और ये जो फील्ड हमने बनाई ग्रेविटी के अगेंस्ट, अभी ये जो ग्रेविटी हमने इसको नाम दिया, ये चीज क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स। क्यों कंजर्वेटिव? तो सुनो, यहां दो फोर्स की बात हो रही है। पहला, जब ऑब्जेक्ट को हम ऐसे फोर्स लगाते हैं और ऐसे करके लिफ्ट करते हैं तो वो हमारी एक्सटर्नल फोर्स है। अब एक्सटर्नल फोर्स तो हम इसको यहां से यहां धकेलने में भी लगा सकते हैं ऐसे करके, तो एक्सटर्नल फोर्स ये भी है और एक्सटर्नल फोर्स ये भी है। तो कंजर्वेटिव कौन सी है? कंजर्वेटिव वो जिसके अगेंस्ट हम काम करते हैं। यहां पर किसके अगेंस्ट काम है? ग्रेविटी के, तो इट इज कंजर्वेटिव। दूसरा इलेक्ट्रिकल फोर्स, उसमें भी सेम केस होता है। तो ये तो हम देख चुके थे कि पाथ से इंडिपेंडेंट होता है, ठीक। अच्छा, इसको हम पढ़ चुके थे कि कंजर्वेटिव फोर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंजर्वेटिव फोर्स हमेशा पाथ से इंडिपेंडेंट होती है। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाएं तो पाथ कितना लंबा लिया डिपेंड नहीं करता। क्यों नहीं करता? आपने समझ लिया अभी। फील्ड फोर्स ज्यादातर ऐसी ही होती है। अभी एक प्रिंसिपल और, कि अगर ए से बी पर ले जाओ, तो हमने इसको ऐसे समझा कि इसको ऊपर ले जाते वक्त ये, क्योंकि हमें ये तो कोई भी ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क नहीं है, तो ऐसे रास्ते में ले जाएंगे तो भी करेक्ट है। मान लो कि अभी हमें एक हाइट चुननी है, वो कितनी है? यहां पर हाइट है एच ए, यहां पर हाइट है एच बी, तो इसकी ये हाइट कितनी है? ये हाइट होगी एच बी माइनस एच ए, करेक्ट, एच बी माइनस एच ए, और ये एच बी माइनस एच ए को हम एच नाम देते हैं। तो यहां से एक बात सोचो कि जब ऑब्जेक्ट को हम ऊपर की तरफ लिफ्ट करेंगे तो क्या होने वाला है? एक फोर्स लगा रहे हैं। अब यहां से स्टार्ट होती है हमारी फिजिक्स। जो फोर्स लगा रहे हैं हम, वो कौन सी है? एक्सटर्नल, अगेंस्ट ग्रेविटी। कैसा हो रहा है काम? इस काम को समझना है। अगर इस काम को समझ गए तभी तो फिजिक्स इजी हो जाएगी। ये ऑब्जेक्ट है मेरे हाथ में, इसको मैं फोर्स लगा के ऊपर ले जा रहा हूं, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन सेम है। अगर डायरेक्शन सेम है तो फोर्स की और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम, तो mgh ये निकल के आएगा फॉर्मूला। कैसे आएगा ये देखो। वर्क डन क्या होता है? वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना काम किया? mg, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? h, और यही h क्या है? mg hb माइनस mg ha, मतलब कि चेंज इन एनर्जी। चेंज इन एनर्जी इज योर वर्क डन, कि एनर्जी में कितना चेंज आया। अच्छा देखो, अक्सर एक बात याद रखो कि एनर्जी का चेंज ही वर्क डन होता है, कि हमने कितना वर्क किया ये एनर्जी के चेंज से पता चलेगा हमें। हाँ, यहां से एक बात और, लास्ट टाइम हमने एक और कैलकुलेशन की थी, वो ये कि जब किसी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर की तरफ लिफ्ट करते हैं तो उसमें दो चीजें होती हैं। नंबर वन, हमने एक्सटर्नल फोर्स के बारे में तो सुना। क्या होगा जब एक ऑब्जेक्ट अपने आप ऊपर की तरफ जा रहा हो? अपने आप कैसे जा सकता है? हमने उसको ऐसे लिफ्ट करके छोड़ दिया तो ऊपर जाएगा ऑटोमेटिक, तो वहां पर ग्रेविटी उसको नीचे की तरफ खींचती है, ठीक है, ए और ये बी, ठीक है। जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ खींच रही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा mg, और ये पार्टिकल उसका मास m। ये जो ग्रेविटी है कहां काम करती है? डाउनवर्ड। ऑब्जेक्ट कहां जा रहा है? ऊपर, तो ये माइनस mg। यहां पर माइनस क्यों, वहां पर प्लस क्यों? अगर यहां पर एक ऑब्जेक्ट माने तो ये प्लस का लिया हमने और यहां माइनस का लिया। यहां माइनस इसलिए है क्योंकि यहां पर हम डिफरेंट बात करते हैं। डिफरेंट क्या है? वहां पर एक्सटर्नल फोर्स, और यहां पर एजेंट जो है वो कौन है? एजेंट ऑफ एफर्ट जो लगाता है वो है ग्रेविटी।
केवल और केवल ग्रेविटी की बात कर रहे हैं। यहां पर हम ऑब्जेक्ट को कंटिन्यू फोर्स लगा रहे हैं, यहां पर फोर्स लगा के छोड़ दिया, छोड़ने के बाद ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के अगेंस्ट चलता है। यहां पर भी ग्रेविटी के अगेंस्ट है, यहां पर भी है ग्रेविटी के अगेंस्ट, लेकिन यहां पर हमने ग्रेविटी की बात नहीं की। ग्रेविटी की बात करते तो वो कैलकुलेशन अलग हो जाती। अगेंस्ट ग्रेविटी यहां पर भी, अगेंस्ट ग्रेविटी यहां पर भी, दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये कि एक में एक्सटर्नल फोर्स कंटिन्यू प्रेजेंट है, एक में एक्सटर्नल हमने बात नहीं किया। तो ग्रेविटी के अगेंस्ट जब ये ऑटोमेटिक वर्क करता है, इसको ऐसे लिफ्ट करके छोड़ दिया तो ये ऊपर की तरफ जाता है और यहां पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स कंटिन्यू नहीं है। ऊपर जाते जाते यहां पर आके ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं रुक जाएगा। इसको रोकने के लिए हम अपनी मर्जी से रोकते हैं, ऐसे करके लेगा, चाहे यहां पर रोको चाहे यहां पर रोको। इसको यहां पर रोकना हमारे हाथ में नहीं है, इसको ग्रेविटी रोकेगी। तो कौन वर्क कर रही है? ग्रेविटी। तो अगेंस्ट ग्रेविटी यहां वर्क हो रहा है, इसलिए माइनस mg, ग्रेविटी नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर। ठीक है, कितनी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी? हमने कहा h। तो ये वर्क डन जो है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट है, जो कि माइनस mgh है। ठीक, यहां से ना ये भी देखो कि जो हमने वर्क डन कैलकुलेट किया कि mgb माइनस, ये डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी, ये वर्क डन जो है इसको हम एनर्जी के इक्वल भी कहते हैं, ये जिसको हम u से डिनोट करते हैं, u। तो वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ub माइनस u है, और ub माइनस u a को मैंने u लिख दिया, इसको मैंने u। ठीक, अब एक और कहानी सुनते हैं। देखो, जब ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ चल रहा होगा, इसको जब थ्रो किया ऐसे करके, तो इसके पास यहां पर जाते वक्त एक वेलोसिटी होगी। वो वेलोसिटी a पर मान लो कि वेलोसिटी a है, ऊपर की तरफ जा रहा है, यहां पर इसकी वेलोसिटी b है। ठीक, और जहां पर वेलोसिटी आई वो कैरेक्टरिस्टिक एनर्जी की कौन सी है? काइनेटिक एनर्जी। तो यहां पर कितनी काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी एट a इज हाफ mva², at b it is हाफ mvb²। और यहां से यहां पर स्पीड में चेंज आया है और आएगा भी। क्यों आएगा? क्योंकि ग्रेविटी इसको नीचे खींचती है, वो ऊपर जा रहा है, उसकी स्पीड ऊपर की तरफ है, लेकिन ग्रेविटी नीचे खींचेगी, इसकी स्पीड कम होती जाएगी। अगर कम नहीं होगी तो ये कभी भी नीचे लौट के नहीं आएगा। नीचे लौट के तभी आता है जब इसकी स्पीड यहां 0, फिर नीचे लौट के आता है ये। ठीक, यहां पर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? हाँ, तो वर्क डन इक्वल्स टू, हमने वर्क एनर्जी थ्योरम पहले कर लिया, तो कितना होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी? ये तो हाफ mvb² माइनस में हाफ va², ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ओके, क्या होगा? ये वर्क और ये वर्क, ये दोनों एक ही है, इनको इक्वल रख दे तो चलो एक बार इक्वल रख के देखते हैं। तो वो mghb माइनस mgha है, इनको इक्वल रखते हैं। तो ub माइनस ua इक्वल्स KEB माइनस KEA। अब A वाले को एक तरफ, B वाले को एक तरफ। हाँ, अब कैसे कैसे करनी है कैलकुलेशन, तो सुनो। ये जो एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात अब स्टार्ट होती है। दो एनर्जी आपस में इक्वल है। ठीक, इसका मतलब कि जो भी वर्क डन हो रहा है, ठीक है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है? पोजीशन पर। क्यों पोजीशन पर? तो सुनो, अगर कोई भी वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता तो पोटेंशियल एनर्जी भी अलग अलग होती है। कैसे होती है अभी देखते हैं एक पल को। चलो ये देखो, अगर मैं इस ub को लिखता हूं माइनस mghb और ua यहां पर है, इसको माइनस, फिर माइनस में आ जाएगा, तो mgha
प्लस में, ठीक, इक्वल्स काइनेटिक एनर्जी सेम, माइनस की mgHb कब होता है? ये तब होता है जब कौन फोर्स लगाएगा? ग्रेविटी। सही कहा मैंने? फिजिक्स को समझना, हमने अभी जब माइनस नहीं लगाया था वो फोर्स हमारा एफर्ट था, हमारा एक्सटर्नल फोर्स। और हमारी फोर्स जब लगेगी, जितना हम उसको ऊपर नीचे करेंगे, ऐसे करके जितना घुमाएंगे, उतनी हम वर्क डन कर रहे हैं, उतनी एनर्जी खर्च कर रहे हैं। एक्सटर्नल फोर्स में जब हम वर्क करते हैं तो वो कंजर्वेटिव होता है क्या? क्या एक्सटर्नल फोर्स कंजर्वेटिव होती है? नहीं। कंजर्वेटिव कौन सी होती है? ग्रेविटी, इलेक्ट्रिकल फोर्स। इसीलिए ये जो फोर्स है वो कौन सी है? ग्रेविटी की। ग्रेविटी मतलब कंजर्वेटिव फोर्स। ये क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स कंजर्वेटिव नहीं होती है, वो तो हम अपने तरफ से एफर्ट लगा रहे हैं, जितना घुमाएंगे, जितना इधर से उधर करेंगे, उतनी एनर्जी खर्च होगी। यहां पर ग्रेविटी की एनर्जी कितनी है? ग्रेविटी कितना फोर्स लगा रही है? वो mg लगा रही है फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट ऊपर, फोर्स नीचे, तो माइनस mgh। तो कंजर्वेटिव फोर्स के अंडर ये सब कैलकुलेशन हो रही है। यहां सोचो, बी वाले को एक तरफ, ए वाले को एक तरफ, तो इसको यहीं रखते हैं, इसको यहां लेकर आते हैं, तो mgha, और mgha को हम प्लस में लिख लेते हैं, उसमें ua में, और वो माइनस का, तो ये प्लस का हो जाएगा। और अब ये प्लस, इसको वहां लेके जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, तो के ई बी प्लस में यू बी। ये है बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट फिजिक्स में, ये सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है हमारे पास। क्यों है इंपॉर्टेंट तो समझो। देखो ये बीच में जो साइन है ना, ये साइन इक्वल का, इसी इक्वल के साइन की वजह से ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट बन चुकी है। क्यों? इन केस की काइनेटिक अगर 0 है, हाँ, और पोटेंशियल 100 है, तो वहां पर भी कितना होना चाहिए? वहां पर, यहां पर मानो काइनेटिक 100 है, तो पोटेंशियल कितनी हो जाएगी? ऑटोमेटिक, ये ऑटोमेटिक हुआ 0। अगर यहां पर ये 50 है और ये भी 50 है, तो काइनेटिक अगर यहां 80 है, तो वहां पर कितनी हो जाएगी? ऑटोमेटिक 20। आप ये क्या समझ रहे हैं कि ये एनर्जी का कंजर्वेशन है। यहां पर अगर पोटेंशियल कम हो गई तो काइनेटिक बढ़ गई, काइनेटिक कम हुई तो पोटेंशियल बढ़ गई। और ये बात को पहले भी समझ चुके हैं हम। वो क्या समझे थे हमने कि मैकेनिकल एनर्जी, या तो कहें टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, वो कंजर्व होती है। ये कंजर्व रहेगा, क्यों? क्योंकि ये घटेगा, ये बढ़ेगा। करेक्ट? अब मुझे एक बात का आंसर दो कि मैकेनिकल एनर्जी कब कंजर्व है? कंजर्वेटिव फोर्स के अंदर या फिर नॉन कंजर्वेटिव में? ये किस में कंजर्व है? हाँ, तो मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व अंडर द एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। तो लास्ट हमने इसको डिराइव कर लिया था, और जो हम यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात कर रहे थे, असल में वो पोटेंशियल एनर्जी, या तो कहें कि वर्क डन, वो ग्रेविटी के थ्रू हो रहा था कि एक ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाता है और ग्रेविटी इस पर एक नीचे फोर्स लगाती है, तो उस पार्टिकल का मोशन ऊपर है लेकिन ग्रेविटी इसको नीचे फोर्स लगाती है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इनकी डायरेक्शन अपोजिट थी, इसीलिए जो हमने फॉर्मूला बनाया कि वर्क डन के लिए, वो कितना आया था? माइनस mgh। कि माइनस साइन क्यों? क्योंकि फोर्स नीचे है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, इसलिए माइनस mgh। अच्छा, अब जो ग्रेविटी फोर्स लगाती है, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स। एक ऐसी फोर्स जो पाथ पे डिपेंड ना करके, वो किस पे डिपेंड करती है? पोजीशन पर। ठीक, तो कंजर्वेटिव फोर्स कौन सी है? एक ऐसी फोर्स विच डिपेंड्स ऑन पोजीशन। अगर एक ऑब्जेक्ट को हम यहां से यहां पर ए से बी पर लाना चाहते हैं, तो हमने अगर कोई सा भी रास्ता चुना, ये ऐसे करके आए और ये इधर ला गए, तो ये जो हमने पाथ चुना, ये मायने नहीं रखता।
क्या मायने रखता है कि ये पोजीशन कितनी है, इनकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी है, ठीक, वो चीज पे डिपेंड करेगी। लेकिन अगर वहीं पर फ्रिक्शन हो कि ए से बी पर जाना है, अगर मैं ये रास्ता चुनूंगा तो मानो कि फ्रिक्शन F1 है, ये चुनूंगा तो फ्रिक्शन F2 है, और यहां से ऐसे रोड यहां से चल के आऊंगा तो फ्रिक्शन F3। और फ्रिक्शन हमेशा हमेशा प्रेजेंट रहेगा। जब भी मैं किसी ऑब्जेक्ट को आगे ले जाऊंगा तो एक फोर्स मुझे रेजिस्ट करेगी, और जो मुझे रेजिस्ट करेगी वो फ्रिक्शन है। तो जितना उसको मैं घुमाऊंगा, जितना दूर तक चलाऊंगा, उतना ज्यादा फ्रिक्शन ही उतनी देर तक फ्रिक्शन भी काम करेगा। और जब तक फ्रिक्शन काम करेगा मुझे एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, वर्क करना पड़ेगा। तो फ्रिक्शन एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है जो कि रास्ते पे डिपेंड करती है कि हमने कितना लंबा रास्ता चुना, ठीक है। अच्छा, अभी हमने कल के लेक्चर में ये थोड़ा सा नोट किया था कि जो हमने चेंज देखा था कि वर्क डन एक तो इसके इक्वल आया था, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और एक वर्क डन था चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और हमने जब इनको इक्वल किया, क्योंकि ये वर्क डन एक ही है, इनको जब इक्वल किया तो वर्क डन एट बी, पोटेंशियल एनर्जी एट बी, वो कितनी मानी, -mg/h(b), ठीक। यहां पर जो हाइट है वो हमने hb मान ली, और जो हमने वर्क डन ए से शुरू किया उसको हमने mgha मान लिया। अभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि इनकी हाइट के बारे में। अच्छा, उससे पहले ये माइनस होगा, और ये ऑलरेडी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब हम बी वाले को एक तरफ और ए वाले को एक तरफ ले गए, ये माइनस का था तो ये उधर जाके प्लस का हो गया, और ये वाला काइनेटिक एनर्जी माइनस थी और यहां पर आके ये प्लस की हो गई, ठीक। तो ये हमारे पास एक वर्सेटाइल फॉर्मूला आया था जिसको हम, इसका एक बहुत ही खूबसूरत यूज देखते हैं। हम ऐसा सोच सकते हैं इस बारे में कि ये जो इक्वल का साइन है, इसको मेंटेन रखने के लिए, इसी इक्वलिटी को बनाने के लिए एनर्जी का कंजर्वेशन होता है। टोटल एनर्जी, पोटेंशियल और काइनेटिक, मैकेनिकल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, कंजर्व। क्योंकि यहां पर अगर मान लो कि पोटेंशियल एनर्जी मतलब टोटल एनर्जी मानो कि हमारे पास 100 है, और इन केस की अगर ये पोटेंशियल 20 है तो इसको 80 होना पड़ेगा, और अगर गलती से पोटेंशियल 0 हो जाता है तो काइनेटिक को 100 होना पड़ेगा। इस टाइम स्पीड की कैरेक्टरिस्टिक है काइनेटिक एनर्जी, तो इसको 100 होना पड़ेगा। तो यहां पर ना हम ये देख सकते हैं कि टोटल एनर्जी को कंजर्व रखने के लिए एक एनर्जी कम होती है, दूसरी बढ़ जाती है, दूसरी कम होती है, पहली वाली बढ़ जाती है, और यही तो हम कहते हैं कि एनर्जी इज कंजर्व्ड। अच्छा, लेकिन जो एनर्जी कंजर्व होती है वो एनर्जी कौन सी फील्ड में होती है, कौन सी फोर्स के कारण होती है। तो याद रखो कि ये एनर्जी तभी कंजर्व है क्योंकि यहां पर ये कंजर्वेटिव फोर्स है। अगर ये नॉन कंजर्वेटिव होती तो रास्ते पे डिपेंड करती, पाथ पे डिपेंड करती, और जब पाथ पे डिपेंड करती तो पोटेंशियल एनर्जी वो नहीं होती जो ए से बी है, फिर ये क्या होती, ये अलग अलग रास्ते से अलग अलग एनर्जी आती। हम जितने अलग अलग रास्ते से जाते उतनी अलग एनर्जी रखनी पड़ती। तो मतलब कि रास्ता बदलने से ये कंटिन्यू चेंज हो रहा है, अगर ये चेंज होता रहेगा तो ये भी चेंज होना पड़ेगा। जैसे एक पल को मान लेते हैं कि लोकेशन ए है, ये लोकेशन बी, अगर हम इस रास्ते से यहां से जाएं तो यहां से आने पर पोटेंशियल एनर्जी हमने कुछ और दे दी या काइनेटिक कुछ और दे दी क्योंकि रास्ता हमने बड़ा कर दिया। और ऐसे केस में जो एनर्जी हमने खर्च की और जब यहां से जा रहे हैं ऐसे करके, तब ये एनर्जी कुछ और है, तब ये एनर्जी का अमाउंट बदल रहा है। तो टोटल एनर्जी 100 नहीं है, कभी 120 है, तो कभी 50 है, तो कभी 90 है। अब टोटल एनर्जी 100 नहीं रही। तो 100 कब थी ये, जब ये कंजर्वेटिव फोर्स थी। कंजर्वेटिव फोर्स में क्या होता है कि ये दोनों कितने दूर तक सेपरेटेड हैं, अब चाहे कहीं से घूम के आओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसी बात को हम कहते हैं कि टोटल एनर्जी कंजर्व है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व, ठीक। अच्छा, ये तो हमारी कल की डिस्कशन थी, थोड़ा सा हम आज का देखते हैं हमें क्या करना है। ये थोड़ा समझो, हमने पोटेंशियल एनर्जी को 0 कर दिया, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है, तो पोटेंशियल एनर्जी होती है
माइनस एम जी एच, इट इज ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स। अच्छा, तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो कब होगी? तो वो जीरो तभी होगी जब ये हाइट कितनी हो जाएगी? जीरो। जब एच जीरो हो जाएगा तब जाके पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो हो जाएगी। अब हम एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एक पार्टिकल को यहां से हम यहां पर उठाते हैं, तो एच जीरो कहां था? यहां पर जीरो है कि अर्थ की सरफेस पर जीरो है कि अर्थ के सेंटर में जीरो है? इट इज इंपॉर्टेंट कि एच जो जीरो हमने माना वो जीरो कहां पर है, हमारे इस हाथ पर, या इधर है जीरो कि इधर है जीरो कि अर्थ के सेंटर में? तो हम ना इस बात को ऐसे मान सकते हैं कि ये आपके ऊपर डिसाइड करता है कि आप एच को जीरो कहां मानते हैं। जैसे दो पॉइंट, इट इज ए, इट इज बी। अगर हम इस लोकेशन पे कह दें कि एच जीरो है तो इसी लोकेशन पर पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो हो जाएगी। और अगर यहां पर सब कुछ जीरो है तो यहां से जब ऊपर जाएंगे ग्रेविटी जो वर्क करेगी वो वर्क यहां पर माइनस एम जी एच होगा। अच्छा, ये माइनस आ गया। अब आपकी इच्छा कि आपने कहा कि मैं पोटेंशियल एनर्जी को जीरो यहां नहीं मानता हूं, पोटेंशियल एनर्जी यहां पर जीरो है, ये यहां पर जीरो। तो इसके बाद जब यहां से पार्टिकल ऊपर जाएगा तो यहां पर ये केस क्या बनेगा? माइनस एम जी एच। फिर जब इसके और ऊपर जाएंगे तो ये वाली एनर्जी, ये वाली पोटेंशियल एनर्जी इससे और ज्यादा हो जाएगी। कितनी ज्यादा हो जाएगी? एक तो ये, दूसरी ये वाला। ये कितना? h1, यहां से यहां तक, और यहां से यहां तक h। तो ये कितनी हो जाएगी? जब पार्टिकल को यहां से लेकर यहां पर आएंगे तो हाइट हो जाएगी mg h प्लस में h1। ये तो इस तरह से ज्यादा हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। तो अब हमारे ऊपर डिसाइड करता है कि h को जीरो कहां मानते हैं। इन केस मैंने कहा कि h यहां पर जीरो है, ये इधर, तो मैं पार्टिकल को यहां से यहां लेकर आ गया। फिर जब इसको मैं नीचे लेकर आता हूं वापस तो यहां पर पोटेंशियल जीरो हो गया। अब जीरो होने के बाद ये कहां जा रहा है? नीचे की तरफ। अब जब ये जीरो यहां पर, मान लो कि जीरो अगर ये यहां पर हो जाता है, जब इसको मैं नीचे लेकर आऊंगा तो ग्रेविटी इसमें प्लस का वर्क करती है। अब ठीक, फोर्स भी नीचे, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे। तो यहां पर जो एनर्जी अब आ रही है, इट इज अनदर, ये दूसरी पोटेंशियल एनर्जी है जो कि हमने इसको रेफरेंस मान के नीचे की तरफ मानी पोटेंशियल एनर्जी। जैसे अगर हम बात करते हैं कि एक पार्टिकल यहां पर है, ठीक, हम पूछ सकते हैं कि इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी, या यहां पर है, क्या इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है? तो हम कहेंगे ये तो अभी रेस्ट पर है, यहां पर इसको मैं यहां से यहां उठा के रख देता हूं। हम ये कह सकते हैं और पूछ सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी कहां पर होती है? तो हमने कहा पोटेंशियल एनर्जी हाइट पर होती है। एक पार्टिकल को हम किसी हाइट पर लेकर जाते हैं, देखो यहां पर लेकर आ गया मैं, ठीक, मैंने कहा अपनी आंखें बंद कर लीजिए, अपनी आंखें बंद कर ली, मैं इसको यहां पर रख देता हूं। मैं आपसे पूछता हूं कि जब ये यहां था तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी? तो आपने कहा यहां से तो आपने इसको उठाया नहीं। जब इसको उठा के रखेंगे तो जाके इसके पास क्या आएगी? पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। अच्छा, उसके बाद मैंने कहा कि देखिए ये मैंने रख दिया इसको, कितनी पोटेंशियल एनर्जी? तो आपने कहा कि कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है क्योंकि इसको मैंने उठाया नहीं है। अच्छा, अब मैंने कहा आंखें बंद कर लो, तो आपने आंखें बंद किया, मैंने इसको यहां पर रख दिया। अब पूछता हूं कितनी पोटेंशियल एनर्जी? तो आपने कहा मैंने इसको उठाते वक्त देखा नहीं, किसी ने इसको ऐसे उठाया, मैंने नहीं देखा, मैंने देखा कि ये यहां पर पहले से था। तो क्या पोटेंशियल एनर्जी नहीं है इसके पास? इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। शर्त यह है कि आप हाइट का रेफरेंस कहां से मानते हैं। फिर से देखो, हमारे मन में कई बार एक सवाल आता है कि जब हम किसी पार्टिकल को किसी हाइट पर देखते हैं तो हम पूछते हैं कि इसको ऐसे उठाओ, फोर्स लगाओ, डिस्प्लेस कराओ, तो इसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। अब मैंने यहां लाके रोक दिया, इसको मैंने ऐसे कर दिया, फिर से यहां से उठा के यहां लेकर आ गए तो पोटेंशियल एनर्जी आ गई। पहले कितनी थी? जीरो, जब मेरे हाथ पे था, तो अब आ गई, ठीक है। मैं दोबारा अपने हाथ पे ले आया तो आई कि नहीं आई? तो हमें लगता है कि जब हमारे हाथ पर है तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, और जब इसको उठा कर ले जाते हैं तब इसके पास एनर्जी आ जाती है। तो फिर से मैं हाथ को यहां पर ले गया, तो क्या पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाती है? नहीं,
पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं होती है। क्या होता है, शर्त ये कि आपने इसको जीरो कहां मानना है। अगर हम ऐसा कह दें कि मेरे हाथ पर जो चौक रखी है इसकी पोटेंशियल एनर्जी यहां जीरो मान लो, तो यहां पर कुछ ना कुछ है। अच्छा, जब मैं इसको और ऊपर ले जाऊंगा तब और पोटेंशियल एनर्जी है। मैं इसको यहां लेकर आ गया, कम हो गई, यहां लेकर आ गया, जीरो हो गई। फिर नीचे लेकर जा रहा हूं तो अब यहां नीचे लाने में अब पोटेंशियल एनर्जी डाउनवर्ड आ जाएगी। यहां पर माइनस है तो नीचे ले जाकर प्लस हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, जब पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी माइनस में है। जब पार्टिकल एक हाइट से पार्टिकुलर नीचे जाएगा तो माइनस की बजाय अब ये प्लस आ जाएगी। क्यों प्लस, क्योंकि ग्रेविटी के थ्रू हम ये सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। अच्छा, अब एक नोटबुक देखो। तो इसमें एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी है इस चौक के पास। तो हमने देखा कि सरफेस पर रुका है तो जीरो पोटेंशियल एनर्जी है। और हम यही पढ़ते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब सरफेस के पास आ जाता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो। हाइट पे जाता है तो पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन शर्त ये कि हाइट कहां से ले रहे हैं। अगर हम हाइट यहां से यहां तक की लेंगे कि हाइट यहां जीरो है, फिर यहां से हाइट पे जाएगा तो आएगी, तो ठीक है। लेकिन अगर हमने कहा कि हमने माना कि यहां पर हाइट जीरो है, हमने अपना रेफरेंस जोड़ दिया कि असल में पार्टिकल जो है ना वो यहां पर रखा है, इसको यहां ले गए तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई। ठीक है, हम इसको नीचे उतार के लेकर आते हैं वापस, तो पोटेंशियल एनर्जी इसके पास जीरो हो गई। यही तो होता है कि वापस लेकर आ गए तो हाइट खत्म तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो। लेकिन मैं कहता हूं कि अभी मेरी मर्जी है इसको जीरो करना है कि नहीं। मैंने कहा कि जीरो इस लेवल पे हो जाएगी, तो यहां पर जीरो मानेंगे क्या, यहां पर जीरो नहीं मानेंगे। यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कुछ होगी। जीरो कहां होगी, जब ये ऑब्जेक्ट मेरे लिए मेरे रेफरेंस में यहां पर आ जाएगा। आए समझ में। तो हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि पार्टिकल सरफेस पर आकर उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है कि नहीं होती है। तो सरफेस पे आने के बाद पोटेंशियल एनर्जी जीरो है कि नहीं, ये तो हमारे रेफरेंस में है कि हमने हाइट को कहां माना है। इट इज आवर चॉइस, ये हमारे चॉइस है कि हमने इसको जीरो पे माना तो पोटेंशियल जीरो, ठीक। अदरवाइज डाउनवर्ड जाएगा, अगर ये यहां से भी नीचे जाएगा तो वो दूसरी पोटेंशियल एनर्जी, तो वो नीचे की तरफ जाने वाली। इस तरह से हमारे सारे केस होने वाले, ठीक। तो डिपेंड करता है, चूज करना है कि हमें कहां पर जीरो मानना है पोटेंशियल एनर्जी को। अच्छा, ये फिजिक्स में आपको समझ में आना चाहिए। नहीं आएगा तो हम अक्सर जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं या फिर कहीं भी डिस्कस करते हैं इस बात को तो दिक्कत हो जाता है। हमसे टीचर बोल देते हैं कि देखिए हमारे हाथ में ये चौक है, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है कि नहीं। तो हमने पढ़ा है, हम पढ़ते हैं कि जब इसकी हाइट खत्म होती है तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो, तो हम कहते हैं नहीं है। लेकिन टीचर कहता है कि इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, और जब वो कहते हैं तब हम कंफ्यूज। हमने तो पढ़ा था कि यहां पर हाइट खत्म, वो जीरो हो जाती है, तो आप कहते हो जीरो नहीं है। तो जीरो है कि नहीं है, हाँ, इट इज इंपॉर्टेंट। तो उन्होंने बताया कि जीरो नहीं है। क्यों नहीं है जीरो, तो उन्होंने रेफरेंस कहीं और माना होगा। उन्होंने या तो यहां रेफरेंस माना होगा या तो यहां रेफरेंस माना होगा। उन्होंने माना होगा कि ये हाइट h बराबर जीरो है, तो नीचे आ गया तो कुछ एनर्जी अलग है। उन्होंने बोला कि ये रेफरेंस मान लेता हूं कि यहां पर पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, तो यहां पर नहीं है जीरो। समझ में आया कि जीरो है या नहीं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप उनको आंसर देना चाहते हो कैसे भी, ठीक। अच्छा, अब एक और कंसेप्ट पे चलते हैं। एक और बहुत ही खूबसूरत सा एक्सपेरिमेंट जो आपको समझने में बहुत अच्छा रहेगा। ये समझ में आता है ना तो आपको पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड, काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड और टोटल एनर्जी से रिलेटेड सब बातें समझ में आ जाएंगी। ये जो एक्सपेरिमेंट है इसको प्रोफेसर वॉल्टर लुईन के लेक्चर में देख लेना आप। प्रोफेसर वॉल्टर लुईन ने इसको खुद एक्सपेरिमेंट से बताया था कि कैसे एक हमारे पास रोलर कोस्टर है, उसके अंदर एक बॉल को ड्रॉप करते हैं तो कैसे और क्या होता है। देखो अक्सर ये होता है कि जब हम किसी बॉल को ड्रॉप करते हैं तो वो बॉल
यहां से स्लाइड होके, यहां से ऐसे स्लाइड होके, या जिसको हम कहते हैं रोल होके, वो यहां पर चढ़ेगी, ऐसे आएगी, ये ऐसे जाएगी और यहां से ऐसे, देन ऐसे। ये हमारे पास एक्सपेरिमेंट की खूबसूरती है। कभी कभी क्या होता है कि जब बॉल को ड्रॉप करो तो बॉल यहां से यहां चढ़ती है और यहां से गिर जाती है। कभी कभी ये भी होता है यहां से यहां चढ़ती है और यहां गिर जाती है। फिर ऐसा भी होता है कि चढ़ते चढ़ते यहां और यहां से गिर जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्या कभी बॉल ऐसे चलकर नहीं जाएगी? जाएगी। और उसके जाने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? इट इज इंपॉर्टेंट कि बॉल ऐसे आए और ऐसे घूमकर ऐसे चले जाए। यह जरूरी है कि ऐसे कब होगा। तो इसको देखने के लिए हम इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू पे थोड़ा ध्यान देते हैं। ये देखो थोड़ा सा, हमने एक रेफरेंस मान लिया कि यहां पर इस लेवल पर ये, और रेफरेंस चूज करना हमारी चॉइस है। तो हमने चॉइस से मान लिया कि यहां पर y 0 है। y का मतलब कि जो हाइट है वो 0, ठीक। पार्टिकल यहां से ऊपर जाएगा तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी आएगी। यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 0। ऊपर हाइट पर है, लोकेशन ए पर, दिस इज लोकेशन ए, तो इसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक। वो कितनी है? तो हम जान सकते हैं कि वो ग्रेविटी के थ्रू है, कंजर्वेटिव फोर्स के थ्रू, तो -mgh, क्योंकि ग्रेविटी कहां? ग्रेविटी फोर्स नीचे और डिस्प्लेसमेंट ऊपर, तो -mgh। और यहां पर हम ऐसा करते हैं कि बॉल को पकड़ के रखते हैं, तो बॉल की स्पीड इस टाइम 0 है। इट इज पोटेंशियल एट ए और स्पीड एट ए इज 0। फिर जैसे ही इसको हम रिलीज करते हैं, बॉल यहां से रोल होना स्टार्ट करती है। जब वो यहां पर आएगी रोल होकर, तो इसके पास कुछ पोटेंशियल भी होगी और कुछ इसके पास वेलोसिटी मतलब काइनेटिक भी होगी। तो बी पर आने के बाद यहां पर पोटेंशियल भी है और कुछ काइनेटिक भी है। जब ये सी पर आ जाएगी तो सी पर क्या होगा? इसकी हाइट खत्म, पोटेंशियल 0, लेकिन वेलोसिटी रहेगी। वो इनर्शिया की वजह से, ड्यू टू इनर्शिया, बॉल यहां जाना चाहेगी, तो इसके पास स्पीड रहेगी कुछ। अच्छा, फिर वो यहां से अंदर जाएगी। जब वो डी पर आएगी, लोकेशन डी पर, इट इज इंपॉर्टेंट, यहां पर नोट करना सबसे ज्यादा जरूरी है। डी पर आएगी तो उसके पास यहां से यहां तक कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी हाइट की वजह से। कितनी हाइट है ये हाइट कितनी है हमें नहीं पता, इतनी पता है टोटल h। ये वाली हाइट कितनी है? तो हमने कहा इट इज टोटल y, या तो y1, और y1 कितना? r और r, 2r, इट इज 2r। तो यहां पर इसके पास इतनी पोटेंशियल एनर्जी 2r के रिस्पेक्ट में आएगी, और वेलोसिटी इधर, और वेलोसिटी है इसके पास। एक और बात कि इसको ऊपर टिकाने के लिए, ऊपर एक फोर्स लगाने के लिए, अपरेंट फोर्स, हम क्या मानते हैं कि नीचे की तरफ एट दिस सेंटर एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन काम करता होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो जाके बॉल ऐसे चल पाएगी। अगर ये नहीं होगा तो ये स्पीड भी नहीं होगी। फिर यहां से आने के बाद ये ऐसे जाएगा आगे। ये सब कंडीशन देख लिया हमने। हम पूछना चाहते हैं कि इसमें जो भी वर्क डन हुआ, जो भी फोर्स लगी, वो कौन सी फोर्स है? तो आंसर है कंजर्वेटिव फोर्स। अगर फोर्स कंजर्वेटिव है, अच्छा क्यों है कंजर्वेटिव? क्योंकि हम इसको यहां से यहां लेना चाहते हैं, तो आप घुमा के लेकर आइए, जहां मर्जी लेकर आइए, यहां ड्रॉप करो। ये फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां से लेकर आते हो, फर्क इस बात से पड़ता है कि इसकी लोकेशन, पोजीशन कितनी दूर है, और जो फोर्स पोजीशन पर डिपेंड करती है इट इज कंजर्वेटिव। तो ये कंजर्वेटिव फोर्स के थ्रू हो रहा है सब कुछ, इसीलिए टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी कंजर्व्ड। तो टोटल एनर्जी क्या होती है? टोटल एनर्जी होती है पोटेंशियल एट बी, या तो पोटेंशियल एट ए प्लस काइनेटिक एनर्जी एट ए इक्वल्स पोटेंशियल एट बी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट बी। ये सब होता है। फिर इक्वल में पोटेंशियल एट सी प्लस काइनेटिक एट सी, फिर इक्वल में पोटेंशियल एट डी प्लस काइनेटिक एट डी। टोटल जितना भी है हम इक्वल करेंगे, फिर आगे प्लस करेंगे। तो पहले इससे देख लेते हैं क्या है। हाँ, ए पर बताओ, यहां पर काइनेटिक तो खत्म हो गया,
तो पोटेंशियल कितना, इट इज माइनस mgh। पोटेंशियल एट बी ये कितना है, ये भी कुछ है, ये कितना है h1, ठीक, तो माइनस mg h1। काइनेटिक कितना है, इट इज हाफ mvb स्क्वायर, और v स्क्वायर मानते हैं इसको, इट इज ओके, ठीक। अच्छा, यहां से अब हम v को कैलकुलेट करना चाहते हैं। हाँ, ये सब में से मास जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा, तो v स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, हाँ, माइनस जी एच और माइनस जी एच वन। जब ये इधर की तरफ हम शिफ्ट करेंगे, जी एच माइनस में और प्लस में जी एच वन, ठीक, इक्वल्स में हाफ वी स्क्वायर। देखो ये माइनस था तो यहां पर आके प्लस हो गया, और ये वाला माइनस रहेगा। इनमें से जी को कॉमन ले लेते हैं हम, ठीक। अच्छा, जी को कॉमन लेंगे और माइनस के जी को कॉमन ले लो, तो माइनस के जी को कॉमन ले, ये हो जाएगा प्लस में एच, और माइनस कॉमन लिया तो माइनस हो जाएगा, माइनस एच वन इक्वल्स में हाफ वी स्क्वायर। मान लेते हैं कि h माइनस एच वन हमारे पास कितना आएगा, लेट्स बी से इट इज r। देखो क्यों कि यहां पर एक इसकी हाइट है, चलो इसको यहीं पर रखते हैं। हाँ, v स्क्वायर कितना होगा, इट विल बी 2g h माइनस एच वन, ये आएगा, ठीक। हाँ, माइनस में, इट विल बी इक्वेशन नंबर 1, ठीक। अच्छा, अब इक्वेशन 2 बनाते हैं, उसके लिए रब करना पड़ेगा, ठीक है, एक मिनट। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 हम बनाए। देखो हमें वी स्क्वायर फाइंड करना है, इट इज वी स्क्वायर, लेकिन इसमें और भी कुछ चीजें हैं जो हम यहां से देख सकते हैं। देखो हम अगर डी की इक्वेशन से वेलोसिटी यहां से भी निकालें तो यहां से वेलोसिटी कितनी होगी। हम एक बात जानते हैं कि यहां पर जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो कितना होता है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज वी स्क्वायर अपॉन में वी स्क्वायर अपॉन में आर, वी स्क्वायर अपॉन में आर, ठीक। अच्छा, जो वी स्क्वायर अपॉन में आर है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अच्छा, किसी बॉल को, जो बॉल यहां पर आएगी उस बॉल को ऊपर रखने के लिए इट इज इंपॉर्टेंट कि ये जो एक्सेलरेशन है इट मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू जी। अगर ये एक्सेलरेशन ग्रेविटी से ज्यादा होगा तो भी बॉल ऊपर रहेगी, और अगर इक्वल होगा तो भी यहां पर रहेगी। ये हम देख चुके हैं आर्टिफिशियल ग्रेविटी में कि आर्टिफिशियल जब ग्रेविटी बनती है तो इस एक्सेलरेशन को इससे ज्यादा होना चाहिए या तो इसके इक्वल, ठीक। यहां से वी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगी, जी इंटू में आर, और वो ग्रेटर या तो इक्वल। इसको इक्वेशन 2 मानकर फर्स्ट के साथ कंपेयर करते हैं। तो कंपैरिजन के बाद क्या आएगा आंसर, ये देखो जी आर यहां पर पुट करते हैं। हाँ, पहले इक्वेशन रखते हैं, माइनस में 2g h माइनस एच वन, ठीक। इस h1 को मान लो कि h1 कितना है, तो बॉल इसकी हाइट यहां पर मान लो, क्योंकि h1 जो है अगर वो यहां रहेगा तो ये y के इक्वल हो जाएगा। तो एक पल के लिए मान लो कि जो b की लोकेशन है वो यहां पर है, ठीक। तो जो हमारा h1 है उसको अगर हम h1 को अगर y मान लेते हैं कि वो इस लोकेशन पर है तो हमें कम से कम अननोन क्वांटिटी होंगी। देखो हमने ऐसा क्यों किया, h1 को y इसलिए लिया ताकि अननोन क्वांटिटी कम से कम रहे। हम जब इक्वेशन बनाते हैं तो नोन क्वांटिटी ज्यादा से ज्यादा रखो। h1 कितना है, अननोन है, लेकिन y तो नोन है ना, y कितना है, y इज 2r, ये हमें पता है, इसलिए हमने h1 को ऐसा मान लिया ताकि नोन क्वांटिटी बने। तो h माइनस वाई को हम लिख सकते हैं 2r, और इसको इक्वेट कर सकते हैं इसके साथ कि इट मस्ट बी इक्वल और ग्रेटर देन जी आर। यहां से g को एलिमिनेट कर लेते हैं, ठीक है। अब
ओपन करते हैं इसको, तो -2h प्लस 2r इक्वल्स टू में r। ओके, अच्छा अब नहीं 4r हो जाएगा ये, इट इज 4r। ओके, अब हम h को यहां ले जाते हैं और r को यहां लेकर आते हैं। कुछ मिस्टेक तो नहीं? हाँ देखो एक बात, ये जो नेगेटिव साइन है यहां पर जो हम कैरी करके आए हैं, ये -mgh और -mgy यहां पर बताओ डिस्प्लेसमेंट कहां हो रही है? नीचे की तरफ। तो ये साइन कैसा होना चाहिए? नहीं, ये आपका माइनस का है ना, तो ये आपका साइन पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि यहां पर ग्रेविटी के थ्रू वर्क नहीं हो रहा, यहां पर बॉल ऑटोमेटिक नीचे जा रही है। देखो डिस्प्लेसमेंट भी नीचे होगी और फोर्स भी नीचे लग रही है, तो डिस्प्लेसमेंट कैसी? प्लस की होगी, क्योंकि बॉल भी तो नीचे आ रही है ना। जब हम ऊपर ले जाएंगे एक बॉल को, यहां से यहां लिफ्ट करेंगे, देन क्या होता है, ग्रेविटी फोर्स नीचे और डिस्प्लेसमेंट ऊपर, तो माइनस आएगा। लेकिन यहां बॉल खुद नीचे आ रही है, तो इसलिए फोर्स भी नीचे, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, इट विल बी प्लस। और जब ये प्लस होगा तो यहां माइनस साइन कैरी होगा, और माइनस कॉमन लेंगे तो इट विल बी प्लस h1, तो इट विल बी प्लस h1, और यहां पर इसको प्लस करके चलते हैं, देन इट विल बी -2h एंड -4r। -2 इंटू -2h -2 इंटू -4r, इसको वहां कैरी करते हैं। हाँ, तो कितना आएगा? देखो ये माइनस का है, इसको वहां ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस का 2h और ये माइनस का 4r है, और ये भी इधर आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 5r। अच्छा, यहां पर जितनी भी ये सिर्फ हम क्वांटिटी देखते हैं कौन सी है, तो आंसर है ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है। क्या डिस्टेंस को नेगेटिव में लेना सही रहता है? डिस्टेंस को नेगेटिव में हम कभी नहीं लेते, तो इस साइन को यहां से रिमूव कर देंगे। और रीजन क्या होगा? रीजन होगा बिकॉज डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकती, तो यहां से नेगेटिव हटाते वक्त ये लिखना पड़ेगा। हाँ, आगे h की वैल्यू कितनी आएगी? ये हो जाएगा 5/2r। और इसका क्या मतलब है? इसका मतलब 2.5r, और 2.5 का मतलब 2.5, करेक्ट। अब मुझे एक बात समझाओ, बॉल को यहां से रोल होके डी पर आना है और डी के बाद इधर जाना है। जब यहां बॉल जाएगी तो हाइट कितनी लेनी चाहिए? आर के कंपेयर में 2.5। अगर हम बॉल को यहां से रोल करते हैं, इसको हमने आर मान के किया, तो क्या बॉल यहां तक आ पाएगी? अगर ये आर है तो नहीं आएगी। कितना होना चाहिए इसको? 2.5। हमने यहां लिया, ऐसे रोल किया, यहां से यहां गिर गई, हमने इसको यहां लिया, यहां पर ये कितना है? इसकी हाइट है यहां पर 2.5r। ये देखो, इसकी हाइट यहां पर 2.5r है, तो यहां से ड्रॉप करेंगे, बॉल यहां नहीं जाएगी, यहां से ड्रॉप करेंगे नहीं जाएगी, यहां से करेंगे नहीं जाएगी, 2.5 से लेंगे तो यहां से जाते वक्त ये ऐसे भी जाएगी और ऐसे भी जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है कि बॉल को ऐसे रोल करने के लिए हाइट कितनी आनी चाहिए? इतनी। कैसे किया हमने? सिंपल, कि हमने टोटल एनर्जी को कंजर्व रखा, उसके बाद इक्वेशन किया कि लोकेशन ए पर काइनेटिक खत्म, तो -mgh, फिर पोटेंशियल एट बी, इधर बॉल अपने आप नीचे आई है, फोर्स भी नीचे, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, इसलिए प्लस साइन कैरी हुआ और mgh1। हाँ, काइनेटिक एनर्जी भी कुछ होगी, वो हाफ mv²। उसके बाद हमने इसमें से m को एलिमिनेट किया, तो -gh1 और हाफ v²। और जो h1 है ये अननोन है, तो हमने कोशिश किया कि नोन में कन्वर्ट कर लो। नोन क्या था? y कितना? 2r, तो हमने h1 को y से रिप्लेस कर दिया, तो h1 की जगह पे 2r, ताकि नोन क्वांटिटी रहे। लोकेशन डी पर आने के लिए
लोकेशन डी पर आने के लिए वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? तो हमने ये क्यों किया? क्या हमारा आंसर यहां नहीं आया? तो आंसर ये भी है, लेकिन यहां से ये पता नहीं चलता कि बॉल डी पर आई कि नहीं आई। तो डी पर आने के लिए हमने ये किया, यहां से उठाया वी स्क्वायर को जी आर और यहां से हमने कंपेयर कर लिया। तो डी पर आने के लिए इतनी हाइट होनी चाहिए, क्योंकि यहां से डी का पता नहीं चलता। बॉल को रोल करके ऐसे जाना है, तो इसकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये डी पर पहुंचाता है बॉल को। ये वेलोसिटी बॉल को डी पर पहुंचाएगी। और ये कितनी आई वेलोसिटी? इतनी आती है वेलोसिटी। और इसी को तो कंपेयर किया था हमने, इसलिए हमने इक्वेशन 2 बनाई, वरना इक्वेशन 1 पर भी काम हो गया था। देखो, फिजिक्स हो चाहे मैथमेटिक्स, हमारी डिमांड क्या है, उसी के बेस पर हमें आंसर करना चाहिए, न्यूमेरिकल करना चाहिए, डेरिवेशन। डिमांड थी कि बॉल को ऐसे रोल करो ताकि ये यहां ना पहुंचे, तो ये करेक्ट है। अब डिमांड है कि ऐसे उसको छोड़ो, इतनी ऊंचाई से छोड़ो कि ऊंचाई से आने के बाद बॉल सीधा निकल जाए बाहर। तो डिमांड को हमने पूरा किया इसको यहां पर रखने के बाद, और जब यहां पर आ गई तब तो चली जाएगी बाहर। और यही तो होता है रोलर कोस्टर में भी। रोलर कोस्टर में जब ऐसे ट्रेन जाती है तो वो ऐसे घूम कर जाती है, तो लोग गिरते क्यों नहीं है? क्योंकि उनकी वेलोसिटी यहां पर देखो, यहां पर एक्सेलरेशन उनको ऊपर दबा के रखता है, क्योंकि वो एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इस जी से बड़ा होता है। ठीक है, तो ये सब बातें थी हमारी इसके बारे में। अब एक और खूबसूरत सा कंसेप्ट देखने वाले हैं। इट इज मिनिमम हाइट रिक्वायर्ड फॉर द ऑब्जेक्ट या बॉल टू रोल। ठीक, तो मिनिमम हाइट है, मिनिमम हाइट। तो मिनिमम हाइट कितनी होनी चाहिए कि बॉल रोल कर जाए? कम से कम 2.5 आवर, इतना। ठीक, देखिए अब हमारे पास सबसे खूबसूरत टॉपिक आने वाला है, रिलेटिविस्टिक एनर्जी। क्यों है सबसे खूबसूरत? क्योंकि इस फिजिक्स में कुछ ऐसा है जो हमें एक्सेप्ट नहीं होता। मतलब क्या कि ये फिजिक्स ऐसी दुनिया दिखाती है जो दुनिया हम सोच नहीं सकते, और वो दुनिया है रिलेटिविस्टिक वर्ल्ड। इसमें हम ऐसी ऐसी बात को पढ़ेंगे और जो सच भी मानी जाती है और जो सच है, ऐसी ऐसी बात को पढ़ेंगे जो हम रियल लाइफ में एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो वो बात क्या है? चलो एक बार इसको देखते हैं। देखिए, हमारे पास दो दुनिया आ जाती है। एक तो होती है क्लासिकल वर्ल्ड, और क्लासिकल वर्ल्ड को हम बोलते हैं न्यूटन्स वर्ल्ड, न्यूटन्स वर्ल्ड। और दूसरा होता है हमारे पास रिलेटिविस्टिक वर्ल्ड। ये दो दुनिया क्यों आई? तो यहां पर इनके आने के पीछे एक रीजन है, और वो रीजन है स्पीड। देखो, इनके बीच में जो सेपरेशन है, इट इज ड्यू टू स्पीड। स्पीड की वजह से। क्या स्पीड? क्या? तो सुनो, हमारी दुनिया में एक ऐसी स्पीड भी है जो हम न्यूटन के वर्ल्ड में, रियल वर्ल्ड में अभी जो देख रहे हैं, उसको हम कभी ऑब्जर्व नहीं करते। ऐसी क्या स्पीड है वो? तो वो है स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट। ये स्पीड का सिंबल c है, जो कि हमेशा फिक्स रहता है, यूनिवर्सल कांस्टेंट। और ये स्पीड होती है वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका क्या मतलब है कि 1 सेकेंड में लाइट 1 लाख किलोमीटर ट्रेवल कर जाएगी। 1 लाख किलोमीटर। इट इज एक्सट्रीम स्पीड। 1 सेकेंड बहुत छोटा टाइम है हमारे लिए, और इतने सेकेंड में इतने किलोमीटर, 1 लाख किलोमीटर। इट इज एक्सट्रीम स्पीड। ये लाइट की रफ्तार होती है। ठीक है, इसीलिए ना जब कोई ऑब्जेक्ट इतनी क्लोज, इसके कंपेयर में कंपेरेटिव रफ्तार से चलता है, तो कंपेरेटिव स्पीड,
जब एक ऐसी स्पीड आ जाए जो लाइट से कंपेयर कर सके। लाइट से कंपेयर कैसे करते हैं? लाइट का 20%, 10%, 5%, 80%, 90%, लाइट के कंपैरिजन में जब वो आता है तब हम कहते हैं कि वो स्पीड होती है रिलेटिविस्टिक स्पीड। मतलब लाइट से कंपेयर कर सके अगर, रिलेटिविस्टिक स्पीड। लाइट का 10% कितना होता है? तो आंसर है कि 0.1 सी इंटू मतलब 0.1 सी। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है 0.1 इंटू में 3 इंटू 10⁸ मतलब कि लाइट की रफ्तार जो है ना, कंपेयर तभी हो सकता है जब वो लाखों में आए। हाँ, लाखों में कैसे आ सकती है? तो हमने कहा कि हमारे लाइफ में जो रियल लाइफ है वहां पर भी सबसे तेज चलने वाली ट्रेन, सबसे फास्ट चलने वाली ट्रेन की रफ्तार भी 1 आवर में 1000 किलोमीटर जाती है बस। 1 आवर में 1000, और लाइट तो 1 सेकंड में जाती है। तो ये 1 सेकंड में कितना जाएगी? ये 1 सेकंड में बहुत कम। मतलब कि सबसे तेज चलने वाली ट्रेन भी हमारी आम दुनिया में लाइट के मुकाबले कुछ नहीं है। लाइट का 0.000010% भी नहीं है। इसलिए हम एक वर्ल्ड अलग मानते हैं और एक वर्ल्ड अलग मानते हैं। जो लाइट से कंपेयर कर सकें वो यहां पर आता है, जो 1 सेकंड में कई ज्यादा स्पीड आती है। हाँ, 10,000 लाखों में इतनी ज्यादा स्पीड। और ऐसी स्पीड हम कभी नहीं देखते, केवल लाइट में देखते हैं ऐसी स्पीड। अच्छा, क्या होता है जब इस स्पीड से चलते हैं लोग? जब कोई भी इंसान या कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी ट्रेन या कोई भी पार्टिकल इस रफ्तार से चलता है तो उसके अंदर जो भी रिलेटिविटी, जो भी फिजिक्स की फिनोमिना है, जो भी फिजिक्स के लॉज हैं, वो चेंज हो जाते हैं। ठीक है, इसको लिख लेते हैं एक बार। इन रिलेटिविस्टिक वर्ल्ड, न्यूटन्स के लॉ क्या क्या है कि किसी ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाओ तो इतना डिस्प्लेस कर जाएगा, उसके अंदर इतना एक्सेलरेशन आ जाएगा। हाँ, आपकी घड़ी में अगर 5 बजते हैं, मेरी घड़ी में 5 बजते हैं। एक इंसान इस पत्थर को उछालते हुए इतनी ऊंचाई पर देखता है, दूसरा इंसान किसी और ऊंचाई पर देखेगा। ये सब के सब फिजिक्स के फिनोमिना रिलेटिविटी में बदल जाती है, आइंस्टीन के वर्ल्ड में बदल जाती है। क्या होता है देखो, अगर हम एक लाइन खींचे और ये हम लाइन माने कि 20 किलोमीटर है या 20 मीटर, तो हमें 20 मीटर लगती है, दूसरे को भी 20 मीटर लगेगी। इट इज ऑब्वियस। लेकिन आइंस्टीन के वर्ल्ड में ये 20 मीटर दूसरे को 15 लग सकता है, 10 लग सकता है, और ये रियल में लगता नहीं, होता है उसके लिए। इसीलिए लॉज ऑफ फिजिक्स जो है रिलेटिविस्टिक वर्ल्ड में बदल जाते हैं। हर चीज बदल जाती है। लेंथ को मेजर करने का तरीका, ऑरिजिन पे अगर हम यहां पर हैं अभी कि हमारी पोजीशन कितनी है, x = 0, हम भी कहते हैं, आप भी कहते हैं कि मेरा ऑरिजिन करेक्ट, अगर आप मेरे सामने खड़े हो तो। लेकिन वही रिलेटिविस्टिक वर्ल्ड में ये ऑरिजिन दूसरे के लिए यहां पर हो सकता है। अलग अलग फिनोमिना होती हैं। जैसे ऐसा भी हो सकता है कि एक इंसान इस बॉल को उछालता है तो एक बॉल यहां जाती है, फिर वो कैच करता है। इसमें टोटल के टोटल 10 सेकंड लगे, ऐसे गई बॉल और ऐसे पकड़ा। रिलेटिविस्टिक वर्ल्ड में यही टाइम 10 की जगह 5 सेकंड हो सकता है कि उसको 5 सेकंड लगे, ऐसा होता है। तो ये सब के सब फिजिक्स इस वर्ल्ड में चेंज हो गई, सेम नहीं रहते लॉज। इसीलिए ये फिजिक्स आते ही सब कहानी बदल जाती है। एक कहानी जो हमें अभी फोकस करनी है वो है एनर्जी और मास के बारे में, एनर्जी एंड मास के बारे में। हम क्या पढ़ते हैं कि मास को हम न्यूटन के वर्ल्ड में अलग पढ़ते हैं। इट इज दी मास इज ए मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया, किसी बॉडी में कितना एनर्जी है, या इनर्शिया इज ए मेजर ऑफ मास। एनर्जी को अलग पढ़ते हैं। एनर्जी क्या पढ़ते हैं कि किसी बॉडी के पास स्पीड है तो काइनेटिक एनर्जी है, रेस्ट पर है काइनेटिक 0, कोई एनर्जी नहीं है। किसी हाइट पर ले गए तो पोटेंशियल एनर्जी है, ये सब पढ़ते हैं ना। यहां पर एनर्जी और मास रिलेटिविस्टिक वर्ल्ड में एक ही चीज होती है। कैसे होती है एक चीज? हम तो इसको अलग अलग पढ़ते हैं, एक कैसे हो सकता है? लेट्स सी,
इसको देखते हैं। E इक्वल्स mc स्क्वायर, ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसको हम पढ़ते हैं कि एनर्जी मास और मास एनर्जी, मतलब कि एनर्जी और मास का इक्विवेलेंस। ये आइंस्टाइन की सबसे फेमस इक्वेशन है। कैसे करती है काम, कैसे इसको समझे, इसको समझने के लिए ना एक इंपॉर्टेंट बात है, वो ये कि कोई भी स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा नहीं हो सकती है। ठीक, स्पीड कोई भी स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा नहीं हो सकती है। ये क्यों नहीं हो सकती है, इसको हम अभी नहीं समझेंगे, क्योंकि हमने इसको समझने के लिए एक वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन, वो आइंस्टाइन के वर्ड में आता है, जब स्पेशल रिलेटिविटी पढ़ेंगे तब उस ट्रांसफॉर्मेशन को देखेंगे कि कोई भी स्पीड लाइट से ज्यादा नहीं हो सकती है। ठीक, अच्छा, यहां पर इसको समझने के लिए एक बात और छोटी सी। ठीक, यहां पर एक ग्राउंड ऑब्जर्वर मान लेते हैं, जो क्या करेगा, यहां से ये कैलकुलेशन करेगा। वो किस बात की कैलकुलेशन, कि इनका मोमेंटम कितना है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात। अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम बिफोर इनिशियल एंड आफ्टर इनिशियल रिमेन्स सेम। तो बिफोर इंटरेक्शन और आफ्टर इंटरेक्शन, तो बिफोर इंटरेक्शन कितना मोमेंटम है, हम मोमेंटम के कंजर्वेशन लॉ से ये कह सकते हैं कि मोमेंटम इनिशियल इट इज m इंटू 0.6c प्लस में, ये देखो मोमेंटम को डिफाइन करने के लिए वेलोसिटी वेक्टर है, मोमेंटम भी वेक्टर है। अगर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, ये सभी डायरेक्शन मान लो प्लस और ये वाली सभी माइनस, तो ये वाली वेलोसिटी हम लेंगे माइनस में, और प्लस माइनस m इंटू 0.6c। यहां देखो इन दोनों का मास सेम है, इसका मतलब क्या है 0.6c, इसका मतलब है कि c का मतलब कितना है 3 इंटू 10 की पावर 8। जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बी 1.8। 1.8 3 से कम है ना, क्योंकि 3 ज्यादा होता है और 1.8 कम होता है, इसलिए हमने इसकी स्पीड कितनी ली है, लाइट से कम, लाइट का 0.6, 60%। अच्छा, तो यहां देखो कि मोमेंटम इनिशियल कितना हो जाएगा 0। ठीक है, अच्छा, बिफोर इंटरेक्शन, अच्छा जब दो बॉडी टकरा जाएंगी तो कितना, टकराने के बाद हमने ऐसा माना कि चलती नहीं है, इनकी रफ्तार रेस्ट पर आ गई, परफेक्टली इन इलास्टिक, दोनों चिपक जाती हैं, तो इनकी रफ्तार खत्म। ठीक है, और मास m, तो फाइनल मोमेंटम कितना आ जाएगा 2m इंटू में 0, कि मास तो चिपक गए तो 2m बन गया, और 0 तो कितना आ गया मोमेंटम 0। तो इनिशियल और फाइनल दोनों इक्वल हैं, मोमेंटम इनिशियल इक्वल्स टू फाइनल। यहां से क्या पता चलता है कि मोमेंटम क्या है, कंजर्व, ये बात कि मोमेंटम कंजर्व हो गया। अब यहां से हम एक ऐसी बात लेकर आते हैं जो आइंस्टाइन के वर्ल्ड में बहुत फेमस होती है, वो ये है कि इनको देखने का नजरिया बदल दो। पहले फ्रेम यहां था, पहले यहां से देखता था, अब इसको देखने का तरीका बदल दो। कैसे बदलेंगे, तो ये देखो, इस बात को मैं यहीं पर लिखता हूं और यहां से इनको रब कर देता हूं, इसको मैं इधर लिख देता हूं कि पहले वाले केस में, इन फर्स्ट केस मोमेंटम कंजर्व था, दूसरे केस में जो यहां खड़ा था वो इसके साथ चलता है। अब ये भी चलता है खुद, ये किसी ट्रेन में है, किसी बस में है, तो इसकी रफ्तार कितनी है, इतनी जितनी इसकी है। अब बताओ कि इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, तो यहां से ये बोलेगा कि ये तो साथ में मेरे चल रहा है। अब रिलेटिविटी का हम पढ़ेंगे जो हमने थर्ड चैप्टर में सीखा था, इन दोनों की पोजीशन आपस में बदल रही है क्या, स्पीड सेम है तो पोजीशन हर जगह पर सेम, और जब पोजीशन नहीं बदलती तो वेलोसिटी 0, तो इसकी वेलोसिटी खत्म। ठीक, माइनस में इसको, इसकी स्पीड क्या दिखाई देगी, तो आप कहोगे इसकी रफ्तार 0.6, उसकी रफ्तार 0.6, तो कितनी हो जाएगी 0.6, हाँ, माइनस में 0.6,
और ये c, इसको ऐड करेंगे तो 0.6 0.6, इट विल बी 1.2c। लेकिन कोई भी रफ्तार, अब इसको देखो जरा क्या आएगा, ये 1.2 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8, बताओ कितना आएगा ये 3.6। ये क्या हो गया, रफ्तार कितनी आ गई, लाइट से ज्यादा। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि ये रफ्तार इतनी आ जाए, इतनी रफ्तार कभी नहीं आ सकती। तो आइंस्टाइन के वर्ल्ड में इतनी रफ्तार अलाउड नहीं है, तो एक वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन होता है जिससे ये रफ्तार इतनी ना होके कुछ अलग आती है, लाइट से कम आती है। मानो कि यहां पर वो रफ्तार m मास है, वो रफ्तार लाइट से कम, ठीक है, कितनी कम, मान लो लाइट का 90%, इतना मान लो, लाइट से कम है ना अभी भी, इतना मान लो रफ्तार आ गई इसकी। लेकिन लाइट इससे कम आनी चाहिए, जब इतनी आएगी तो लाइट से ज्यादा, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो इतनी कभी नहीं आएगी। आइंस्टाइन अपना एक फॉर्मूला यूज करते हैं, वो फॉर्मूला कुछ इस तरह से होता है, u माइनस में v 1 माइनस v ux अपॉन सी स्क्वायर। ये फॉर्मूला कैसे काम करता है अभी इसको नहीं समझ पाओगे आप। इसी का इस्तेमाल करके जो लाइट की रफ्तार इतनी होती है वो इतनी ना होके इतनी आती है, उसका इस्तेमाल करके, ठीक। और हम वैसे क्या पढ़ते हैं, वैसे में ये नहीं होता, मतलब कि न्यूटन के वर्ल्ड में ये चीज बस ऐसे होती है, 0.6 से माइनस 0.6, तो माइनस माइनस ये प्लस आ जाता है। और आइंस्टाइन के वर्ल्ड में नीचे की तरफ ये एक फॉर्मूला में डिराइव होके ऐसा कुछ आता है। तो ये चीज इसको 1.2 ना करके 0.9 कर देती है। तो इनिशियल मोमेंटम कितना आ गया, m इंटू 0.9 c, करेक्ट। आगे सुनो, अब फाइनल मोमेंटम में क्या होता है, ये दो बॉल टकरा जाती है, तो मास कितना हो गया 2m, ठीक है। ये अभी भी चलता है, ये अभी भी चल के जा रहा है, तो जब ये चलेगा तो इसको अपना चलना पता नहीं चलेगा, हमने पढ़ा था पहले भी। इसको लगेगा कि ये दोनों बॉल मिलके इधर इतनी रफ्तार से जाती है। हमने पढ़ा था ना यूनिफॉर्म मोशन में कि अपना मोशन हमें नहीं पता होता, हमें लगता है कि हम रुके हैं, बाकी सब कोई चलता है। तो इसको लगेगा कि ये इतनी रफ्तार से पीछे जा रहा है, तो माइनस में 0.6 c, देखो रफ्तार राइट से कम है ना। मोमेंटम की बात करो, मोमेंटम कितना हो गया, मोमेंटम हो जाएगा माइनस 1.2 m इंटू सी। मोमेंटम 1.2 हो सकता है, लेकिन रफ्तार कितनी होनी चाहिए 0.6। तो अब यहां से मुझे एक बात बताओ, क्या इनिशियल मोमेंटम फाइनल के इक्वल है क्या, नहीं है। तो यहां से मोमेंटम का कंजर्वेशन बिगड़ जाता है कि जब हमने फ्रेम को बदल दिया तो मोमेंटम कंजर्व नहीं है। ये जो प्रॉब्लम आई, इसी प्रॉब्लम ने इस इक्वेशन का जन्म दिया, E इक्वल्स mc²। कैसे किया, हाँ इसको थोड़ा थोड़ा समझ लो, ज्यादा बारीकी डिटेल में नहीं जाएंगे, थोड़ा थोड़ा सा देखो कैसे आया जन्म इसका। मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए आइंस्टाइन ने मोमेंटम के साथ एक और बात जोड़ दिया। देखो मोमेंटम क्या होता है, m इंटू वी मान लो, इसको c। जब हम यहां c से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां भी करेंगे मल्टीप्लाई, तो कितना बन गया e, और वो कितना बन गया c इंटू c²। ये छोटा सा बताया मैं, लेकिन सच्चाई जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है उसमें ऐसा नहीं है, ये आपको केवल अभी इस क्लास में समझाने के लिए बता रहा हूं ये, ठीक, ऐसा नहीं है ये। देखो सुनो, ये जो इक्वेशन है ना, हम अपनी क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट के मुंह से सुनेंगे कि इट इज काइनेटिक एनर्जी, लेकिन आपको बताता हूं मैं, इट इज नॉट काइनेटिक एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी नहीं है, ये मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए बनाई गई थी, और इसके कंजर्वेशन से जब बना तो इसको इस्तेमाल जब हमने किया तब आइंस्टाइन ने इस मोमेंटम को कंजर्व कर दिया था। कैसे किया कंजर्व, तो सुनो, हमारा
फाइनल मोमेंटम कितना आया था 2m माइनस में 0.6c, कुछ ऐसा। आइंस्टीन ने कहा था कि उन्होंने कंजर्व कैसे किया, तो सुनना अच्छे से, सुनना समझ में आएगी बात। उन्होंने कहा था कि जब ये दो बॉल टकराएंगी आपस में तो इनसे एनर्जी निकलेगी। असल में ऐसा हुआ कि जब ये दो बॉल टकराई तो इनका मास 2m ना होके कुछ कम हो गया था, 2m से कुछ कम हो गया था। और जब मास कम हुआ तो कुछ एनर्जी और निकली, एक्स्ट्रा एनर्जी, और मास के कम होने से कुछ एनर्जी बन गई, तो मास यहां से कम हो गया। और इनिशियल कितना था, इनिशियल था 0.9 mc, और फाइनल मोमेंटम कितना आया, मास 2 से होकर इतना हो गया। तो आइंस्टीन ने कहा कि जो मास कम हुआ वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, इसी कन्वर्जन से मोमेंटम कंजर्व हो गया कि इनिशियल इक्वल्स टू फाइनल, 2 ना होके इतना हो गया फाइनल वाला भी। तो मास कम हो गया ना, और मास का जो अमाउंट कम हुआ वो अमाउंट मास का जितना भी कम हुआ वो मास का अमाउंट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। कितना हुआ, मानो एग्जांपल के लिए कि मास कम हुआ 0.2 ग्राम। लाइट की रफ्तार कितनी है, ये रखेंगे तो 10⁸ इसका स्क्वायर। जब हम मल्टीप्लाई करके एनर्जी निकालेंगे तो एनर्जी बहुत ज्यादा आएगी। इतनी एनर्जी निकलती है जब कोई दो बॉल टकराएगी, तो जितना मास कम होगा उतनी एनर्जी निकलेगी। तो इट इज द डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ मास इनटू एनर्जी। समझ में आया कि मास किस में कन्वर्ट हो गया, एनर्जी में, और एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, मास में। कैसे होती है ये, इसको भी थोड़ा समझते हैं। देखो, तो एक बात समझ गए कि मास कन्वर्ट्स इनटू एनर्जी, और इस एनर्जी को बोलते हैं, जो फॉर्मूला है ना, इसको बोलते हैं रिलेटिविस्टिक एनर्जी। रिलेटिविस्टिक एनर्जी, इसके बारे में भी और देखना है अभी थोड़ा सा। तो मास एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, ये कहां देखा हमने, यहां पर देखा। इसका एक और सबसे फेमस एग्जांपल है, वो है न्यूक्लियर फ्यूजन इन सन। कि मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है, सबसे फेमस एग्जांपल है ये। क्या होता है तो सुनो, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ये दो हाइड्रोजन मिलके एक हीलियम एटम बनाते हैं। और ये हाइड्रोजन का जो हमने एक इलेक्ट्रॉन वाला हाइड्रोजन लिया, ये असल में आइसोटोप होता है। आइसोटोप मतलब क्या, कि हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन 0 प्रोटॉन, हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन, ऐसा भी होता है। और ऐसा भी होता है 1 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन। तो हमने देखा कि हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है 2 प्रोटॉन है, दूसरे के पास भी इतना इतना सेम 1 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन। ऐसा जब कोई दो एटम ऐसे जुड़ेंगे तो क्या होगा, हमें पता है कि इसका मास, इसका मास, इसका मास और इसका मास मानो 4m हो जाते हैं। कितने, 4m, m 4 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा ना। हाँ, जब इसको कंबाइन करते हैं तो इसका मास 4 की बजाय 3 हो जाता है। 4 ना होकर कितना हो जाता है, 3। ये अकेले थे अलग अलग तो 4 था, जुड़ गए तो कितना हो गया, 3। मतलब एक गायब हो गया। वो जो एक खत्म होता है वो मास एनर्जी में बदल जाता है, और जब वो मास एनर्जी में बदलेगा तो एनर्जी कितनी होगी, C का मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत ज्यादा। इसीलिए सन में से कंटिन्यू बहुत सारी एनर्जी निकलती है। क्यों एनर्जी निकलती है, क्योंकि मास खत्म होता है, एनर्जी बनती है। समझ में आया कि न्यूक्लियर फ्यूजन इन सन में क्या होता है, कि मास जुड़ के जो बनना चाहिए था वो नहीं बनता है, कुछ कम हो जाता है। तो बाकी मास कहां गया, हमने पढ़ा है कि मास का लॉ क्या होता है,
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि नो अमाउंट ऑफ मैटर, नो मास इज एवर लॉस्ट एंड नन इज गेन। मतलब कोई भी मास ना तो गायब हो सकता है ना तो ऐड हो सकता है। तो मास कहां गया? तो आइंस्टीन ने कहा कि मास एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। उनका ये सबसे बड़ा प्रूफ मान लो एक, कि मास एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, और वो एनर्जी सन से निकलती है, हम देखते हैं। तो ये इक्वेशन को वेरीफाई किया गया कि मास एनर्जी में निकल गया। दूसरा, एनर्जी मास में कैसे बनता है? ये क्या था कि मास टू एनर्जी, अब एनर्जी से मास कैसे बनता है? तो सुनो, उसको हम बोलते हैं पेयर प्रोडक्शन। इस बात को पढ़ने से पहले यह सुनो कि कोई भी एटम में जो चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन, ये एक चार्ज ना तो कभी अपने आप गायब हो सकता है ना तो कभी अपने आप बन सकता है। मतलब क्या कि आइसोलेटेड चार्ज या आइडेंटिकल आइसोलेटेड चार्ज, आइसोलेटेड मतलब अकेला जो भी बनता है, आइसोलेटेड चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड, can neither be created and nor be destroyed। ये बात को समझना पड़ेगा आगे पढ़ने से पहले कि कोई भी आइसोलेटेड चार्ज ना तो बन सकता है ना तो गायब हो सकता है। तो एक बात पूछता हूं मैं, जब एटम बम ब्लास्ट होता है तो उसके अंदर तो सब कुछ गायब हो जाता है, इलेक्ट्रॉन भी गायब हो जाता है, सारा मास भी खत्म हो जाता है। इलेक्ट्रॉन तो कभी गायब ही नहीं हो सकता, तो ये गायब कैसे हो गया? इसको समझाने के लिए कहा गया कि इलेक्ट्रॉन तब गायब हुआ जब इसके साथ एक एंटी मैटर, एक पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन, तब जाके पहली बार पॉजिट्रॉन को वेरीफाई किया गया। वरना हमें नहीं पता था कि एंटी मैटर होता है। इट इज एंटी मैटर, कि नॉर्मल मैटर है और ये एंटी मैटर। जब एटम बम में इलेक्ट्रॉन गायब हो गया तब हम पहली बार किसको लेकर आए सामने? एंटी मैटर को। हमने ऐसी थ्योरी बनाई जिसमें ये एक्सप्लेन होता है कि इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन से मिलता है नेगेटिव प्लस से, तब चार्ज खत्म हो जाता है, तब जाके एनर्जी और निकलती है। इसको बोलते हैं एनिहिलेट कर जाना। एक चार्ज दूसरे चार्ज को निकल गया, एनिहिलेशन। समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन ये दोनों कंबाइन होंगे तो क्या निकलेगी? खूब सारी एनर्जी, लाइक गामा रेडिएशन, ये सब। और ऐसा भी होता है कि जब एक मेटल प्लेट को लिया हमने, इट इज मेटल प्लेट, ठीक, इसके ऊपर हम गामा रेज को, रेडिएशन को इंसिडेंट कराते हैं, ये सन से आने वाली एनर्जी। इस प्लेट में से इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं, आएंगे, लेकिन हम पूछ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन तो कभी अकेला नहीं आता, तो क्या होता है? ये एनर्जी थोड़ी बहुत कम हो जाती है और यही एनर्जी एक एंटीमैटर भी निकालती है। तो एनर्जी का कन्वर्जन किस में आ गया? मास में। कि जो एनर्जी सन से आ रही है वही क्या बना रही है? पॉजिट्रॉन, इसमें से पॉजिट्रॉन। तब जाके ऐसा माना गया कि मास तो एनर्जी में होता है और एनर्जी मास में होती है। ये बहुत फेमस होगा, आपने कई जगह पे देखा होगा, मास एनर्जी। तो C क्या है? फॉर्मूले में जब हम लिखते हैं तो E इक्वल्स mc² लिखते हैं। c² इज जस्ट ए नंबर, इट इज ए कांस्टेंट। ये केवल एक नंबर है जो ये बताएगा कि कितनी एनर्जी निकली, बस। रियल में क्या चीज है? रियल में ये मास टू एनर्जी, एनर्जी टू मास, ठीक। अच्छा, इन सब बातों के बाद एक बात और आती है, उसको भी देख लो थोड़ा थोड़ा, यहां पर देखते हैं।